जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.41 स्टैटिक मतलब कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी बुक में तो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस तरह के। तो देखिए वो कह रहा कि फाइंड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू ई नॉट एस ओवर ई आई एस। अब ये आउटपुट और इनपुट वाला फार्मूला है, बट यहाँ पे बच्चों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता होता है। अब देखें वो किस तरह से, ज़रा गौर कीजिएगा। ये अपने पास ये फिगर थी, ठीक है, जो दी गई थी, इसको मैंने ड्रा किया है इन इम्पीडेंसेस फॉर्म, मीन्स के कह लो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रा किया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर थे, आपको पता है कैपेसिटर की इम्पीडेंस क्या होती है, 1/S/C1 1/S/C2 इस तरह से हो जाएगी। तो ये देखो Z1 के नाम से मैंने इसकी इम्पीडेंस प्रेजेंट कर दिया, ये वाले C1 की 1/S/C1, और ये Z2 से प्रेजेंट कर दिया C2 की 1/S/C2, ठीक है। बाकी सर्किट एज इट एज, और जो इनकी मतलब कि ई छोटे नंबर्स में थे, यानी टाइम डोमेन में आपको पता है स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, और जब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है। तो देखें कैपिटल ई आ गए दोनों तरफ, ठीक है। हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो सर्किट तो नॉन इन्वर्टिंग है, यहाँ पे ये पता चल रहा है क्योंकि ये देखो इसके नेगेटिव टर्मिनल पे हमें यहाँ पे इनपुट दी जा रही है वायर के साथ, ठीक है। वो एक अलहदा बात है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस आ रही है और पता नहीं क्या क्या, मतलब कि सर्किट थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है नॉन इन्वर्टिंग से, बट यहाँ पे है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पे ये अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो इसका मतलब V पॉजिटिव 0 है, ठीक है। अब मैं बताता जाऊँगा क्या क्या है। V पॉजिटिव 0 है मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। और आपको पता है इनपुट इम्पीडेंस इसका इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि बीच में कोई भी जो मतलब कि हाई इम्पीडेंस होने की वजह से यहाँ पे कोई भी वोल्टेज का कह लो वो नहीं आता, क्या नाम है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता। जितने वोल्टेज यहाँ पे होते हैं उतने ही यहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो V के ऊपर भी 0 वोल्ट होंगे, यहाँ पे होंगे V माइनस, यानी इस साइन के साथ हम मेंशन करते हैं V माइनस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों देखो V पॉजिटिव इज इक्वल टू V माइनस विच इज इक्वल टू 0 वोल्ट, और इस कंडीशन को कहते हैं वर्चुअली ग्राउंड, यानी कि ये आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। वर्चुअल कह लो वर्चुअली कह लो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। देखो बच्चों एक तो ये हमारे पास नोड बन रहा है, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर की, एक इस इम्पीडेंस की और एक इस रजिस्टर की, 3 रजिस्टर है सॉरी। तो हमने नोडल एनालिसिस टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखो बच्चों यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लेता हूँ V1 के नाम से, ठीक है। ये मेरा नोड 1 हो गया। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और हम ज़्यादातर हायर नोड को कंसिडर करते हैं, बाइनरी नोड कंसिडर नहीं किए जाते, ठीक है। ये चीज़ आप भी जानते हैं। उसके बाद बच्चों एक ये हमारे पास नोड बन रहा है, यहाँ पे भी देखो 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस आउटपुट की, एक इस इम्पीडेंस की और एक इस रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे हम V2 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं। ये न्यू पेंसिल लिया और यार पता नहीं क्या मसला आ जाता होता है न्यू बॉल पॉइंट्स में। जेल फ्लो है तो बहुत अच्छी कंपनी, फिर भी। तो आप पता है हम क्या करेंगे बच्चों, आपको इतना तो पता चल गया यहाँ पे 0 वोल्ट है इस नोड के ऊपर, ठीक है। तो हम KCL लगाएंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो लिहाजा यहाँ पे आपको KCL लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोड 1 और नोड 3, ये नोड 3 कहलाएगा, वैसे ये नोड 2 था आपका B। तो हम नोड 1 और नोड 3 के ऊपर KCL लगाएंगे और उसके बाद जो इक्वेशंस बनेंगी उस लिहाज से फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें पहले मैं नोड 1 के ऊपर KCL लगाने लगा। तो आपको फार्मूला पता है KCL का क्या होता है बच्चों, अप्लाई KCL एट नोड 1, ये ऊपर आपने लिख लेना है। KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। यहाँ पे कोई भी वायर ऐसी नहीं है कि जिसमें वो करंट सोर्स मेंशन हो और करंट एंटर कर रही हो, तो लिहाजा इसमें सारी लिविंग करंट्स होने वाली हैं। हम थ्रू ओहम्स लॉ सब की करंट्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इतना तो आप सभी जानते हैं कैसे लिखते होते हैं। तो देखिए मैं लिखने लगा हूँ, पहले मैं इस तरफ एक करंट लीव करवाता हूँ तो उसी वक्त मैं लिख दूंगा V1 माइनस, क्योंकि इस नोड में से मैंने एक करंट लीव करवा दी है। तो करंट देखो यहाँ से चलती 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 इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो आगे आ गया प्लस EIS। फिर करंट ने यहाँ से भी लीव किया, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूव करना होता है। करंट बच्चों इसमें से भी जब लीव हुई तो आगे फिर से माइनस आ गया, क्योंकि जब करंट लीव करती है उसी वक्त आगे माइनस लिखना होता है, माइनस। अब देखो करंट यहाँ से चलती 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 ग्राउंड के अंदर एंटर कर गई तो आगे आ गया -0, और जितनी इंपीडेंस रास्ते में आई वो बटे में आ जाएगी। कितनी आई बच्चों, R1 आई प्लस। अब देखो यहाँ पे जगह कम पड़ती है तो मैं ऐसे ना स्टेप्स जो है लाइंस ज़्यादा ले लूँगा, ठीक है। ये चीज़ गौर कीजिएगा। अब मैं इस वायर की लिखता हूँ, इस वायर की भी देखो मुझे इंपीडेंस मतलब कि करंट नहीं पता, मैं इसका भी यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाऊंगा। यहाँ से मैं करंट लीव करवाता हूँ उसी वक्त मुझे लिखना होगा V1 माइनस।
अब करंट देखो इसमें से गुजरती है और डायरेक्ट जाके फिर न्यूट्रल में एंटर कर जाते हैं। तो आ गया V1 माइनस जीरो, जितनी इंपीडेंस रास्ते में है वो है 1/C SC2। उसके बाद बच्चों मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो देखो प्लस V1 माइनस, क्योंकि यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा, V1 माइनस आगे करंट जाके यहाँ पे एंटर करेगी तो आगे 0 वोल्ट ही है। चाहे उनको मैं पहले एक दफ़ा V माइनस से प्रेजेंट कर दूँ लेकिन फ़ायदा को नहीं है, डायरेक्ट आप 0 ही लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। V1 माइनस 0 और रास्ते में जितनी रेजिस्टेंस है वो है R3 प्लस। अब एक वायर सिर्फ रह गया ये ऊपर वाली, तो मैं यहाँ पे भी बच्चों एक करंट लीव करवाऊंगा तो आ जाएगा V1 माइनस। अब देखो करंट यहाँ से चलती 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 इस नोड में जाके एंटर करती है तो आ गया V1 माइनस V2 और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में जो कि R2 है इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा ओवरऑल हर वायर पे KCL लग गया। अब बच्चों देखो इस SC2 ने बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, बाकी के बटे ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं R1 R2 और R3 से मल्टीप्लाई देते हैं ताकि सबका बटा कट जाए, सबका बटा इसी तरह से कट सकता है। तो देखो होगा क्या, जब यहाँ पे R1 R2 R3 हम इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय R1 R2 R3, यानी इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ दोनों साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा होता क्या है, यहाँ पे जब R1 R2 R3 मल्टीप्लाई हुआ तो R1 R1 से गया और R2 और R3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, तो R2 R3 साथ में आ गया V1, फिर बच्चों माइनस R2 R3 EI ऑफ S, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे देखो इसका बटा उलट के ऊपर आ चुका होगा, SC2 ऐसे ऊपर आ चुका होगा, यहाँ पे जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे बटे में कुछ नहीं होगा तो डायरेक्ट यानी कि ये सारे आ जाएंगे साथ में, R1 R2 R3 और साथ में था C2 और ये V1 साथ में ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होंगे R1 R2 R3 तो R3 R3 से कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा प्लस R1 R2 V1, ठीक है। अब यहाँ पे जब R1 R2 R3 मल्टीप्लाई खाएंगे R2 R2 उससे कट जाएगा, ऊपर R1 R3 ज़रब खा जाएंगे तो R1 R3 V1 और साथ में आ जाएगा R1 R3 V2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई यार। यहाँ पे काफ़ी आपको थोड़ा क्रिटिकल नज़र आ रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पे अब आसानी हो जाएगी, नीचे जगह ठीक हो जाएगी क्योंकि ये डायग्राम्स वगैरह थी। तो अब बच्चों हम V1 वाले सारे इकट्ठे कर लेंगे। देखें V1 कॉमन ले लिया, अंदर ये देखो नंबर 1 पे आता है R2 R3, फिर यार मैं ये पहले जो शार्ट फॉर्म में ना वो पहले लिखना चाहता हूँ। देखो ये डन हो गया V1 वाला, ये भी एक V1 वाला है, यहाँ पे भी ये भी लिख लो प्लस R1 R2, फिर एक ये भी है प्लस R1 R3 और उसके बाद एक ये वाला था V1 का प्लस S R1 R2 R3 C1 और होल हो गया, ठीक है। यानी कि हमने वो कॉमन ले लिया ना V1 सब में से, तो ये ऐसे आ गया C2 है, सॉरी ये C2 है और फिर माइनस, अब आगे देखो ये वाली टर्म रह गई हुई है R1 R3 V2 विच इज़ इक्वल टू, एक ये टर्म थी बच्चों ये वाली, ये EIS वाली, इसको उठा के दूसरी जानब ले जाएंगे तो दूसरी जानब जाके ये प्लस हो गया R2 R3 और साथ में आ गया EI ऑफ S, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे अपने इस नोड के ऊपर KCL लगा के, ठीक है। ये जो नोड 2 है आपका, तो देखो मैं 1 बाय 1 सब पे लगाने लगा, आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2, ये वाला नोड। तो पहले इस वायर की हम करंट लिखेंगे, तो देखो V2 माइनस 0, क्योंकि इस यहाँ पे 0 वोल्टेज है, V2 माइनस, अब ये करंट यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पे जाके एंटर करेगी तो आ जाएगा V2 माइनस 0 और जितनी इंपीडेंस रास्ते में आई वो है 1/SC1। उसके बाद बच्चों अब इस वायर की हम लिखेंगे तो यहाँ से भी एक करंट लीड करवाएंगे V2 माइनस, ये करंट देखो यहाँ से जाती जाती V1 में एंटर कर जाएगी तो V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है R2 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि बस 2 ही करंट्स थी इस वायर की। तीसरी करंट बच्चों को लीव करती नहीं है, तीसरी वैसे ही एक वायर है ओपन सर्किट के तौर पे, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना आपने। अब देखें इसका जो बच्चों LCM आ रहा है वो है R2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि इसका जो ये आपको नज़र आ रहा है ना ये LCM नहीं है, इसने ऊपर चले जाना है, यानी कि बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाएगा। R2 से जब ज़रब देंगे तो यहाँ पे जब R2 ज़रब खाएगा तो आ जाएगा बच्चों देखो S R2 C1 V2, ठीक है। यहाँ पे जब R2 ज़रब खाएगा पूरे का पूरा काट जाएगा और ये सिंपल आ जाएगा प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा करते हैं, V1 पहले ले आए माइनस V1, फिर ये इन दोनों में से V2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया S R2 C1 और यहाँ पे 1 और ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2।
अब इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहले वो वाली टर्म बचो V1 के बगैर आपने, यानी कि बगैर वेरिएबल्स के लिखना है आपने, और इनको एक तरतीब वाइज लिखने लगो। पहले R1 R3, फिर बचो R2 R3, फिर R1 R2, और फिर है हमारे पास S R1 R2 R3 और साथ में C2, और ये साथ में एक कंपोनेंट था -R1 R3। ठीक है, अब नीचे वाली इक्वेशन के लिखते हैं। यहाँ पे देखो इसका -1 है, इसके साथ है S R2 C1 +1, ये हो गया। अब वेरिएबल इनके कॉलम वाइज लिखने हैं, पहले का V1 है, दूसरे का V2 है, और इज इक्वल टू वाले नंबर आप इस साइड पे लिखना है। उसका है बच्चों R2 R3 E I ऑफ S, और नीचे वाली का 0 है। ठीक है, आपके सामने लिखा है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे जो हमारे पास V2 है बच्चों वो E0 ही है। मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। V2 आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, बिकॉज उसकी वजह देखो V2 और ये जो अपना ग्राउंड है, इन दोनों के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ज़रा गौर से देखो, इस तरह से +- 0 वोल्ट, ये है E0 ऑफ S, ये है आपका ऊपर V2 लगा हुआ। तो जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले माइनस में, इज इक्वल टू जो आपका रिजल्ट है। तो देखो ये V2 किसके बराबर आ गए, V2 इज इक्वल टू E0 ऑफ S है। तो आपने E0 ऑफ S को ही बच्चों फाइंड आउट करना है, फिर ही आप ये वाली फॉर्म बना पाओगे। तो आप V2 को फाइंड आउट करो। ठीक है, V2 को फाइंड आउट करो थ्रू क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कहता है V2 अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो ऊपर V2 का डिटर्मिनेंट, नीचे होल का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला होता है। तो पहले मैं V2 का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। बच्चों आपको पता है कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। हमने बस ये करना है कि देखो ये दूसरे नंबर पे है ना, तो दूसरे नंबर मीन्स के दूसरे कॉलम को हमने इज इक्वल टू वाले कॉलम से रिप्लेस कर देना, ये असूल होता है। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। देखो क्या आ जाएगा, R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस S R1 R2 R3 C2 -1। यहाँ पे देखो बच्चों आप क्या होगा, ये जो दूसरे नंबर वाला कॉलम है वो इस साइड वाले कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे था R2 R3, साथ में E I ऑफ S, और नीचे था 0। अब आपको पता होता क्या है, असल में ये पहले मल्टीप्लाई होते हैं, फिर सेंटर में एक माइनस होता है, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। ये तो डायरेक्ट 0 आ गया, सेंटर में माइनस, और इस ये जब दोनों माइनस ये जब मल्टीप्लाई हुए तो आया माइनस इनटू दिस फॉर्म। तो ये वाले माइनस ने इसको प्लस कर दिया, और डिटर्मिनेंट आ गया V2 का प्लस R2 R3 E I ऑफ S। ठीक है बच्चों, अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। ये जो दूसरा है ना, इसका ये सिंपल डिटर्मिनेंट इस पूरी टर्म का, ये मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले वेरीफाई करता होता हूँ अपने आंसर्स को। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, अदरवाइज़ यार इतना मुश्किल नहीं है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाए। ये मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया था बच्चों, ये देखें डेल्टा। अब देखें हुआ गया यहाँ पे, वैसे थोड़ा यार मुश्किल ही है, चले मैं आपके लिए कर देता हूँ, रुक जाए। हाँ तो बच्चों देखो ये मैंने सिंपल डिटर्मिनेंट उठा लिया वहाँ से। ठीक है, अब आपके सामने ही सारा करूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, आपको पता है पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो SR2 C1 को मल्टीप्लाई करवाते जाओ एक एक टर्म से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाना। तो क्या आ जाएगा, देखो पहले नंबर पे S R1 R2 का स्केयर हो जाएगा, और साथ में ये C1 लग जाएगा। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल S R1 R2 R3 और C1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब SR2 C1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा S R2 का स्केयर R3 और साथ में C1। यहाँ पे जब ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा S का स्केयर R1 R2 का स्केयर R3 C1 C2। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये एज इट एज आ जाएंगे। आ जाएगा हमारे पास पहले नंबर पे R1 R2, फिर R1 R3, फिर आ जाएगा R2 R3, फिर आ जाएगा प्लस S R1 R2 R3 C2। अब आपको पता है बच्चों इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों ने, सेंटर में एक माइनस आएगा। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होता है तो देखो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा R1 R3 माइनस R1 R3। सेंटर वाले माइनस ने इनको माइनस में ही रहने दिया। अब ये देखो ये कटता है, ये और ये कट गया। ठीक है, अब आप क्या करें, S वाले इकट्ठे कर लें, S स्केयर वाले इकट्ठे कर लें।
ताकि ये डेल्टा वाले को एक सही फॉर्म दी जा सके। तो क्या आएगा देखो, एस स्केयर वाला बच्चों पास एक ही है, ये आपने कर लिए यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया स्केयर R1 R2 का स्केयर और साथ में R3 C1 C2, ठीक है, ये आ गया। अब एस वाले इकट्ठे कर लो, एस कॉमन ले लो, क्योंकि एस वाले मुझे पता है ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। ये देखो, एक ये एस वाला, एस कॉमन लिया हुआ है, अंदर आ गया R1 R2 का स्केयर साथ में C1। उसके बाद एक ये एस वाला R1 R2 R3 C1। उसके बाद जी एक एस वाला ये भी है, तो ये है जी R2 का स्केयर R3 C1। और एस वाला कोई है, ये भी है बच्चों, R1 R2 R3 C2, ठीक है जी, ये आ गया। आगे लास्ट में अब आपने सारे कांस्टेंट इकट्ठे कर लेने हैं। वो है बच्चों कांस्टेंट, देखो कौन कौन सा है, सिर्फ ये 3 है, नहीं सिर्फ 2 हैं, R1 R2 और दूसरे नंबर पे R2 R3। तो ये आपके पास यार देखो, ये आपके पास डेल्टा है और वहाँ पे आपके सामने मैंने डेल्टा दूसरा निकाला था, तो ये मैं वहाँ पे पुट करता हूँ या उसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास था क्या था लिखा हुआ यार, ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट अवर, आपको पता ना यही फॉर्म थी ना, ये फार्मूला था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो डेल्टा ई नॉट ऑफ एस अवर डेल्टा, ये फार्मूला था वहाँ पे। और डेल्टा ई नॉट हमने निकाला तो वो हमारे पास आया, बच्चों R2 R3 ई आई ऑफ एस और बटे में ये वाला डिटर्मिनेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको आपने कुछ नहीं करना यार, इसको एज इट एज पेस्ट कर देना है यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को, और बाद में देखो क्या होगा, ये ई आई ऑफ एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और वो फॉर्म आपको मिल जाएगी जो आप चाहते थे, ई नॉट ऑफ एस ओवर ई आई ऑफ एस आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास R2 R3। और एक दफ़ा मैं आपके लिए देखो ये लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा एस स्केयर R1 R2 का स्केयर R3 C1 C2 प्लस एस इंटू R1 R2 का स्केयर C1 प्लस R1 R2 R3 C1, ठीक है, ये प्लस नहीं है। और फिर है R2 का स्केयर R3 C1 और लास्ट में R1 R2 R3 C2, ठीक है ये, और आगे लास्ट में आ जाएगा प्लस ये वाली टर्म, ठीक है बच्चों। ये अब आप लिख लीजिएगा, आपके सामने मैंने सारा प्रूफ किया, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।